सऊदी अरब भी अपना प्रोटेक्शन देख रहा है। उसको लग रहा है कि भाई अमेरिका इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर से उसको लग रहा है कि भाई इजराइल जो है वो बेलगाम हो गया है बिल्कुल। पाकिस्तान तो अपना प्रोटेक्शन ये कह के करता ही था कि हमारे पास भी परमाणु बम है। हिंदुस्तान की नीति रही है कि हम किसी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं करते। हमने रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ नहीं किया तो किसी और के साथ क्या करते। उनके साथ भी फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी। अमेरिका ने ही क्या पता चाहा हो कि ये जो सुरक्षा की गारंटी है ये अरब को कहीं रूस से ना मिल जाए या चाइना से ना मिल जाए। इससे तो बेहतर है पाकिस्तान से ही मिल जाए, कम से कम पाकिस्तान उसके कंट्रोल में है। हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से परमिशन नहीं मांगी हो, पर एक मुल्क से जरूर मांगी होगी। मोहम्मद बिन सलमान तो बहुत गले मिलते देखे गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही थी। हमें लगा कि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते शायद सबसे बेहतर दौर में है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 20वीं सदी के शुरुआती 50 साल हैं, उसमें दुनिया कुछ ऐसी ही थी कि गुट बन रहे थे, सब ऐसे ही पैक्ट्स पे साइन कर रहे थे। आप ही लोग कह रहे थे, हम ही लोग कह रहे थे कि बहुध्रुवीय दुनिया होनी चाहिए। तो ये बहुध्रुवीय दुनिया बिल्कुल पहले से ज्यादा सुरक्षित दिख रही है। बिल्कुल सही। मैं हमेशा से इसके अगेंस्ट था कि मल्टीपोलर, ये जो सब कहते थे हमारे विशेषज्ञ हिंदुस्तान के, मैं बिल्कुल अगेंस्ट था। 165 सालों तक अमेरिका ने कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई पैक्ट किया नहीं। नेटो पहला था। क्या भारत को पॉलिसी बदलने की जरूरत आपको लगती है? क्या हिंदुस्तान के पास कोई है नहीं अब ऐसा जिसके साथ हम ऐसा समझौता कर सके। नैम की मीटिंग है जकार्ता में, तो सुकार्नो कह रहे हैं कि आप नेहरू से कि आप नमाज पढ़ाइए। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी गैर मुस्लिम से कहें कि नमाज आप पढ़ाइए? ये था सिंबोलिज्म। इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे कैसे समीकरण होते हैं कि अब ये दुआ करे दुनिया कि अमेरिका रिसेशन में चला जाए। सही, बिल्कुल सही। पिछले हफ्ते सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिससे दक्षिण एशिया में तो हलचल मची ही है, मध्य पूर्व की राजनीति भी प्रभावित हुई है। लगातार समीकरण बदल रहे हैं, जैसा कि हम अपने पॉडकास्ट में बताते हैं दुनिया के, और अब इस पैक्ट के बाद समीकरण कुछ हद तक और भी बदले हैं। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे को आश्वासन दिया है कि किसी एक पर हमला नहीं बल्कि एग्रेशन भी होगा तो दूसरे पर माना जाएगा। यानी अगर आपका पंगा हुआ तो हम भी आएंगे लड़ने। सादी भाषा में तो यही है। अब सऊदी अरब के साथ क्योंकि पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, और सऊदी अरब एक तरफ हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रेड पार्टनर है, वहीं पाकिस्तान हमारा पारंपरिक विरोधी है, तो भारत के माथे पर शिकन पड़ना ही था। भारत में ये बात होनी ही थी कि इस एग्रीमेंट का हमें क्या नुकसान होने वाला है, हम इसका जवाब कैसे देंगे, क्या हम इसे रोक सकते थे, सऊदी अरब से अब क्या बात कहनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल थे इसे लेकर, और पिछले पूरे हफ्ते लोगों ने कहा कि आपको इसके जवाब ढूंढने चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान, जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थे। और पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, वो पॉडकास्ट तो सर बहुत चल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं उसे, और आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, जिसे हम पिन कर देंगे, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आज सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी पैक्ट पर बात होगी। बात तो होगी, बस एक काम आप तब तक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना सा आपको करना है, बाकी शेष काम हम कर देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर। शुक्रिया। अरब नेटो पर बात हो रही थी हमारी पिछले हफ्ते जी, और तब आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने मौका गंवा दिया, लेकिन आपके कहने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने, लग रहा है, डिप्लोमेटिक चौका तो मार दिया है। शायद सुन ली बात उन्होंने। हाँ, तो अरब नेटो तो बनता नहीं दिखा उस तरह से। मीटिंग भी हुई और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन ये पाकिस्तान ने अलग से जाकर सऊदी अरब के साथ साइन कर लिया है। तो अब दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला, क्या पाकिस्तान ने ये शुरुआत की है कि पहले सऊदी अरब के साथ और फिर धीरे धीरे बाकी लोगों के साथ हो जाएगा, या फिर बाकी लोगों के साथ वो सेम पेज पर नहीं है लेकिन सऊदी अरब के साथ कम से कम MBS के साथ वो सेम पेज पर आ गया है? क्या देखते हैं आप? जी, लगता है कि पाकिस्तान ने सुन लिया, जो मैं पिछली बार कह रहा था आपसे कि ये मौका था पाकिस्तान के लिए कि वो, उसके पास एक ही एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, यानी उसकी आर्मी, और वो ये दे और अरबों से कहे कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें पैसा दो। ये पैसा कमाने का एक तरीका होता है पाकिस्तान के लिए, जो इस वक्त बैंकरप्सी के कगार पे खड़ा है। तो मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात पहले से ही सही थे। कुछ MBS के दौर में थोड़ा 19 हुए हैं, पर पहले से मेरा मतलब है कि आप समझिए सऊदी अरब पहले मुल्कों में से था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया, जिन्ना के टाइम पे ही, अब्दुल अजीज़ जब उस वक्त किंग थे वहाँ के।
फिर लेट 60s में यमन में सऊदी और यमन की उस वक्त भी लड़ाई हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने मदद की। सऊदी ने मांगा पाकिस्तान से मदद, क्योंकि सऊदी अरेबिया उस वक्त इतना डेवलप नहीं था। बाद में जब डेवलप भी हुआ तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा, ये ज़्यादातर जो अरब मुल्क हैं ये अपनी आर्मी को ज़्यादा ताकतवर नहीं करते, क्योंकि इनको हमेशा कू का डर रहता है। एक तरह से ये तानाशाह ही हैं वहाँ के रूलर। बस ये है कि इनमें और तानाशाहों में ये फ़र्क है कि इनके पास पैसा बहुत है, तो वो ये पैसा बांटते हैं पब्लिक में, जिससे एक तरह से वो उनकी लॉयल्टी ख़रीदते हैं, उनकी वफादारी ख़रीदते हैं। तो उनको इतना ज़्यादा आर्मी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो उसके बाद 70s में भी काम आए पाकिस्तान बहुत। बतौर ट्रेनर गए वहाँ पे, और ख़ास तौर से जब मक्का की मस्जिद में अटैक हुआ था 1979 में, तो पाकिस्तान ने मदद करी थी, खदेड़ा था वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट को निकालने में, वो जो फंडामेंटलिस्ट घुस गए थे। उसके बाद से फ्रांस नहीं गया था? फ्रांस के एडवाइज़र्स थे, पर फ्रेंच क्योंकि क्रिश्चियन थे तो वो मक्के के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, वो बाहर से एडवाइस कर रहे थे। सीज ऑफ मक्का में फ्रेंच वो बाहर से एडवाइस कर रहे थे। सही पढ़ा आपने। तो उसके बाद से पाकिस्तान ने मुख्तलिफ टाइम पे, अलग अलग वक्तों पे अलग अलग अमाउंट ऑफ ट्रूप्स रखे हैं वहाँ पे। कभी 1 ब्रिगेड, कभी 2 ब्रिगेड, यानी कि कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 ट्रूप्स। और फिर एक वक्त आया कि जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम में। हिंदुस्तान जब न्यूक्लियर पावर बन गया 74 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो फिर भुट्टो ने और पाकिस्तानियों ने, उसके बाद ज़िया ने पूरी ताकत लगाई कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर बन जाए। पर उसके लिए पार्शली फंडिंग सऊदी अरब से आई। सऊदी अरब वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट करता था, यानी कि तेल देता था फ्री में डिस्काउंटेड, क्योंकि बजटरी क्राइसिस होते थे, फाइनेंशियल क्राइसिस होते थे। बड़ी मस्जिदें बनवाता था वहाँ। हाँ, मस्जिदें तो बनवाता था। खैर मस्जिदें तो कई जगह बनवाई सऊदी अरब ने, और वो तो कोई भी बनवा देता वहाँ पे। सॉफ्ट पावर का तरीका हाँ, सॉफ्ट पावर का तरीका है। वो ज़्यादा उसकी भी राइवलरी में था कि 1979 में फैजल मॉस्क है जो सबसे जी, किंग फैजल मॉस्क, वहीं से वो भी एक तरह का सॉफ्ट पावर था। और तो पाकिस्तानी पायलट आके इनको ट्रेन करते थे, पाकिस्तानी फ़ौज आके इनको ट्रेन करती थी, तो एक आना जाना था। और लोग कहते हैं कि जब ये न्यूक्लियर वेपन पावर बनी पाकिस्तान फाइनली, मतलब टेस्ट करके ओपनली आई 98 में हमारे बाद, तो उस वक्त भी फाइनेंसिंग दी सऊदी अरब ने। गुस्सा सऊदी अरब को बस एक दफ़ा आया कि जब उन्होंने मांगा इनसे मदद यमन के लड़ाई में, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, हम ट्रूप्स नहीं भेजेंगे यमन, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और वहाँ पे फालतू में मरवाने के लिए। ये 2015 की बात है जब सऊदी अरब यमन में घुसा था। उसके बाद से हालात कुछ बेहतर हुए हैं, ख़ासतौर से इमरान खान के जाने के बाद। इमरान खान जो थे वो थोड़ा तुर्की की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था, चीन की तरफ, कतर की तरफ, मलेशिया की तरफ, जो एक तरह की अलग एक इस्लामिक एक्सेस बन रही थी सऊदी अरब के अलावा। सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई वो एक पल्ले में थे, क्योंकि ये लोग जो हैं सब मुस्लिम ब्रदरहुड के अपोनेंट हैं। ये नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आए मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ख़तरा है उससे। तो इन्होंने हर जगह डेमोक्रेसी को हटवाया है, ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में, हर जगह मिलके। ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा इसमें यूएई इन्वॉल्व था, जो हमें लगता नहीं। हमें लगता है जैसे यूएई बहुत न्यूट्रल मुल्क है, पर यूएई सब में बहुत, सूडान में भी बहुत इन्वॉल्व है यूएई। बहरहाल अब हम वापस आते हैं अपने उस पर कि सऊदी अरब ने देखा कि भाई दोहा पे अटैक हो चुका है, तो ये अच्छा मौका है अनाउंस करने के लिए इस पैक्ट को। पर ये पैक्ट पिछले 1 साल से नेगोशिएट हो रहा था, और उसकी वजूहत हम डिस्कस करेंगे। तो अरब नेटो से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इजराइल ने जो अभी हाल में 6-7 देशों पर बरसाए बम, और अचानक से हमें लगा कि सब बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं उसके पहले से चल रही बात। बिल्कुल, उसके पहले से बात चल रही है, 1 साल पहले से। पर उसमें भी इजराइल की वजह थी कुछ। हाँ, वो झगड़ा तो पूरा, हाँ, उसमें मैं 3-4 साल से तो है। उसमें आऊँगा। तो दोनों ने मैं आपका असली सवाल तो भूल ही गया जो आपने 2 सवाल पूछे थे। मैंने कहा था कि क्या पाकिस्तान ने ये एक, मतलब पाकिस्तान की छोटी सी एक डिप्लोमेटिक जीत है क्या? मैंने कहा था कि हो सकता है कि बाकी सभी मुल्क जो बैठे थे पिछले हफ्ते वो सेम पेज पर नहीं हो पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने सिर्फ सऊदी अरब से कर लिया हो, या तो ये हुआ हो, या फिर ये हुआ हो कि ये तो बस शुरुआत है, इस डील में और भी लोग बाद में शामिल। बिल्कुल, पाकिस्तान ने कहा है कि और भी शामिल हो सकते हैं इस डील में। यानी कि मेरे ख्याल से इशारा कुछ कतर और बहरीन और यूएई की तरफ है कि अगर आप भी चाहते हैं तो आइए इसमें। पाकिस्तान को तो खैर कमाई का मौका है, पर कमाई के साथ साथ पाकिस्तान को ख़तरा भी है, क्योंकि एक कमिटमेंट है। जब आपने किसी को वादा दिया तो वो एक तरह का बोझ भी आपने लिया।
नहीं, सर ये अमेरिका से पूछ के क्या होगा पाकिस्तान ने? अमेरिका से पूछा तो नहीं होगा मेरी राय में, पर इन्फॉर्म ज़रूर किया होगा। नहीं, लेकिन अगर सऊदी अरब अमेरिका की बाड़ेबंदी से निकलकर, उनकी दोस्ती से बाहर होकर और अब जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, उसकी सुरक्षा गारंटी को सब्सक्राइब कर रहा है, तो ये तो एक तरह से अमेरिका के खिलाफ ही आप चले गए ना। बिल्कुल सही कहा आपने, पर वो तब आप करते ना कि अमेरिका खुद इंटरेस्टेड होता सिक्योरिटी देने में। आप समझ रहे हैं, अमेरिका खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका में ओबामा के वक्त से, यानी तीन प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं, वो कह रहे हैं हमें मिडिल ईस्ट से निकलना है, हमें ये जिम्मेदारी चाहिए नहीं, हमें चीन पे फोकस करना है। वो भी हो नहीं पाता, हर बार कुछ ना कुछ एक और नया पंगा उठ जाता है मिडिल ईस्ट में। तो अमेरिका को तो तब बताएं जब आप तो तब बताएं ना कि किसी से इश्क हो कि भाई नहीं हमें भी इश्क हो गया उससे। अब आपको तो इश्क है नहीं उससे, आप चाह भी नहीं रहे उसको, तो अगर वो किसी और के पास चलेगी तो फिर आपको क्या उसमें मलाल। तो फिर तो दूसरी सूरत ये है कि अमेरिका ने ही क्या पता चाहा हो कि ये जो सुरक्षा की गारंटी है ये अरब को कहीं रूस से ना मिल जाए या चाइना से ना मिल जाए, इससे तो बेहतर है पाकिस्तान से ही मिल जाए, कम से कम पाकिस्तान उसके कंट्रोल में है हद तक। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये ज़रूर आपने बात सही कही कि वो इतना बुरा नहीं मानेंगे पाकिस्तान के पास जाना जितना वो रूस या चीन के पास जाते। पर रूस और चीन की सच बोलूँ तो औकात ही नहीं है इस वक्त, ख़ासतौर से रूस की, कि वो करे। पर मैं आपकी एक बात पे थोड़ा सा और वो कमेंट करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से परमिशन नहीं मांगी हो, पर एक मुल्क से ज़रूर मांगी होगी मेरी राय में परमिशन, वो है चीन। चीन से पाकिस्तान ने ज़रूर पूछा होगा कि क्या ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि 80% मिलिट्री रसद जो आती है पाकिस्तान को वो चीन से आती है, 81%। तो उस मुल्क पे वो इतना ज़्यादा निर्भर है कि उनसे पूछना ज़रूरी होता। और एक तरह से आप समझिए इनडायरेक्टली चीन का इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है सऊदी पे, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसको मदद कर रहा है तो चीन की भी परछाई उस पर पड़ रही है ना, क्योंकि चीन का एक, अब तो मैं ये कहूँगा कि एक तरह से एक अटूट अंग बन गया है पाकिस्तान। हम जो समझ रहे थे कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है सिंदूर से पहले, अब पता ये चल रहा है कि असल में इनडायरेक्टली हमारी लड़ाई चीन से है। क्योंकि वरना कोई आप समझ नहीं सकते इस बात को कि एक मुल्क जिसकी डिफेंस एक्सपेंडिचर सिर्फ $9 बिलियन है और हमारी 80 बिलियन, चलो पाकिस्तान में कहता हूँ छुपाता भी है अपनी थोड़ी बहुत डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो 10-11 बिलियन होगी उसकी, बहुत से बहुत, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। हमारी 80 बिलियन के करीब है, 78.8 बिलियन, 79 बिलियन के करीब है। हम उससे 7-8 गुना ज़्यादा हमारी, मतलब ये नहीं कि $7-8 बिलियन ज़्यादा, 7-8 गुना ज़्यादा हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तो आप हमारा मुकाबला कर पा रहा है वो मुल्क, ये क्या मुमकिन है? क्या ये अकल में आने की बात है? तभी हो सकता है ना जब किसी और का हाथ उसके ऊपर है। चीन का हाथ उसके ऊपर, चीन ज़्यादा छिपा हुआ है। चीन उस तरह से हमें घेरे हुए दोनों तरफ से, तो ये मामला है। तो चीन से ज़रूर उन्होंने पूछा होगा मेरे ख्याल से, अमेरिका को इत्तला ज़रूर की होगी। और अगर अमेरिका बहुत ज़ोर से ऑब्जेक्ट करता तो शायद पाकिस्तान ना भी करता, बट मेरे ख्याल से कोई, अमेरिका वही कह रहे हैं थोड़ा बर्डन हटाना चाहता है, तो उसे कोई इशू है नहीं। हो सकता है कि अमेरिका भी थोड़ा परेशान हो रहा हो इजराइल के बिहेवियर से। अब खुल के तो नहीं बोल सकता अमेरिकन प्रेसिडेंट कि मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। वो तो पिछले अमेरिका के अंदर पॉडकास्ट में बहुत लंबी चौड़ी बात हुई इस पर कि अमेरिका में क्या है, और ये वादा भी हुआ कि एक दिन अमेरिका पर ढंग से बात करेंगे कि उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। इनफैक्ट अमेरिका में कई मित्र जो हमारे बैठे हैं वो चाहते हैं कि पढ़ाकू नितिन के मंगलवार वाले जो होता है IR वाला, इसमें एक बार हो जाए। मुझे बहुत बार लोगों ने कहा है कि आप ना बहुत बात कर तो रहे हो लेकिन अमेरिका की जो अपनी पॉलिटिक्स है अंदरूनी, उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। बेशक, सिर्फ ये नहीं है कि ट्रम्प कुछ भी कर ले रहे हैं, अंदर भी बहुत कुछ बिल्कुल है, वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमें लगता है कि यार ट्रम्प पागल आदमी है और जो भी दिल चाहे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अंदर से कुछ प्रेशर हैं ट्रम्प के ऊपर भी, जो नीचे से दबाव पड़ रहा है पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से वही चीज़ें कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो हमें H1B में दिखा है, ये सब दिखा हमें, सब अंदरूनी प्रेशर है। तो या अभी आप जो कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान साथ में मिलकर कर रहे होंगे, तो इसमें कोई दूसरा सवाल बनता नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत सारे हिंदुस्तानी इससे कन्विंस्ड होंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान तो बहुत गले मिलते देखे गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही थी। हमें लगा कि सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते शायद सबसे बेहतर दौर में हैं, और हमें ये भी पता था कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं,
बाइडेन के फ़ोन भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं उठाए थे और ट्रंप के साथ भी ऐसा नहीं, उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। मतलब वो जो कर रहे हैं वो अपने पूर्ववर्तियों से थोड़ा अलग तो है, बिल्कुल। मगर ये जो अलग है और ये जो स्वतंत्र विदेश नीति है ये हम पर ही इस तरह उल्टी पड़ेगी, ये प्रेडिक्ट तो नहीं किया होगा, भले 1 साल से बात चल रही हो पैक्ट। इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, सऊदी अरब के रिश्ते हमारे साथ इस दशक में नहीं, पिछले दशक में भी बेहतर होते जा रहे थे। उसकी कई वजूहात हैं। सऊदी अरब को ऐसा लगा कि देखो, अमेरिका इतना इंटरेस्टेड नहीं है मिडल ईस्ट में, तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना प्रोटेक्शन। तो उसमें हमें सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान और चीन सबसे अच्छे ताल्लुक़ात बनाने चाहिए, क्योंकि उनसे भी हमें मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि उनको अपना पैसा भी कहीं और लगाना था। उनका सारा पैसा अमेरिका और वेस्ट में लगा हुआ था, तो वो चाहते हैं कि कुछ और डेवलपिंग इकोनॉमीज में पैसा लगे जिससे रिटर्न मिले। तीसरी बात ये भी थी कि भाई 3 मिलियन यानी 30 लाख के करीब हिंदुस्तानी वहाँ पे नौकर हैं। तो सऊदी अरब इस तरह से, हम भी उन पे निर्भर हैं क्योंकि वो रेमिटेंस भेजते हैं हमें, और वो भी हम पे निर्भर हैं, तो वो भी एक चीज़ थी। तो ताल्लुक़ात किंग अब्दुल्ला के ज़माने से, यानी MBS से पहले, और मनमोहन सिंह के ज़माने से काफ़ी अच्छे लोग, उससे पहले भी ठीक ही थे, बुरे नहीं थे हमारे हालात। नरसिम्हा राव के ज़माने में भी ठीक थे सब, तो और अच्छे होते जाते। पर ये कि आप इस पे ना जाएं कि पप्पियाँ और झप्पियाँ हो रही हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। जब बिज़नेस पे बात आती है वो बिल्कुल अलग होती है, और हमने ये ट्रंप के मामले में भी देखा, आपको याद होगा खूब। अब की बार ट्रंप सरकार हुई और गले भी मिले गए, पर जब धंधे पे बात आई तो धंधे पे ही हुई बात। फिर इसी तरह से शी जिनपिंग के साथ झूले भी झूले गए, पर जब काम आई, वक्त की कटार जब आई तो उसी पे हुई। तो सऊदी अरब भी अपना प्रोटेक्शन देख रहा है, और जब कोई मुल्क अपना हिफाजत देखता है ना, तो फिर वो और कुछ नहीं देखता। हमने ये बार बार दुनिया के इतिहास में देखा है, चाहे वो जर्मनी था, चाहे वो जापान था, चाहे वो अमेरिका था, चाहे वो रूस था, चाहे वो पाकिस्तान था। भुट्टो ने जैसे कहा, हम घास खाएंगे पर न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो जो अपनी हम किसी के सामने झुके क्या? अमेरिका के सामने झुके क्या? किसी के सामने हम झुके? नहीं झुके ना। जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे बात आई तो हम बांग्लादेश में भी घुसे, और साहब हम श्रीलंका में भी घुसे, और साहब हमने जब सही समझा अपने प्रोटेक्शन के लिए तो हमने किया। तो इसी तरह से सऊदी अरब भी अपना प्रोटेक्शन देख रहा है। उसको लग रहा है कि भाई अमेरिका इतना इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर से उसको लग रहा है कि भाई इजराइल जो है वो बेलगाम हो गया है बिल्कुल। जब दिल चाह रहा है, जिसको दिल चाह रहा है, जहाँ दिल चाह रहा है मार रहा है। जब सीरिया में रोज़ घुस जाता है, जब दिल चाहे ईरान में मारता है, अब दोहा में मार रहा है। तो हालांकि नेगोशिएशन तो 1 साल से चल रही थी और कोई बात नहीं सुनता। सऊदी अरब ने 2012 में सारे इस्लामी मुल्कों ने एक प्रपोजल दिया था इजराइल को कि हम तुम्हें रिकग्नाइज़ करेंगे, तुम बस एक फ़लस्तीन को एक टेरिटरी दे दो और रिकग्नाइज़ कर लो, हम तुम्हें रिकग्नाइज़ करेंगे, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन तुमसे बनाएंगे। 12-13 साल हो गए, टस से मस नहीं हुआ इजराइल। उसके बाद फ्रांस और सऊदी अरब का भी, आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक प्रपोजल आया फ्रांस और सऊदी अरब का इजराइल को कि देखो ये कर दो, हम ये कर देंगे। उन्होंने थूका भी नहीं उस पर इजराइल ने। तो अब उनको ये लग रहा है कि भाई जब इजराइल ऐसा बेलगाम हो गया है, अमेरिका इंटरेस्टेड है नहीं, तो हम कहीं से तो प्रोटेक्शन लेंगे। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता इस पर। हर मुल्क अपना फ़ायदा, अपना हिफाजत पहले देखता है, तो वो भी अपनी हिफाजत देख रहा है। इसी तरह से मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है कि UAE नहीं कर रहा और बहरीन नहीं देख रहा और कतर नहीं कर रहा ऐसा। क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता, कोई एक छोटा मुल्क होता, आप ही सोचिए आप भी होते उनकी जगह, तो आप पहले अपना, और आपके पास इतना पैसा है, बिलियंस और बिलियंस डॉलर का, आपको उसका भी खतरा है। तो इस संभावना से कोई इनकार थोड़ी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में हम उन्हें भी साइन करते देखें इसी सेम ट्रीटी में। मुमकिन है, ख़ास तौर से अब, क्योंकि पहले सबसे पहले सऊदी अरब और इन सबको, UAE कतर को ईरान से डर लगता था, क्योंकि ईरान नज़दीक था, ईरान ताकतवर था, और ईरान के बहुत सारे पिट्ठू थे पूरे में फैले हुए, उनकी एक्सेस थी। पर अब वो सब टूट गए हैं, ईरान के बिल्कुल टुकड़े इस तरह से हो गए हैं कि ईरान से कोई डर ही नहीं है। तो उससे उनको और ख़तरा लग रहा है कि भैया एक बैलेंस ऑफ पावर था मिडल ईस्ट में, वो बिल्कुल टूट चुका है। अब जो है इजराइल इस तरह से हावी है, इस तरह से दबंगी कर रहा है कि भाई कल हो सकता है दुबई में भी घुस जाए, कल हो सकता है अबू धाबी, रियाद, किसी को भी पीट दे जब दिल चाहे, आपके साइंटिस्ट मार दे, आपके इंजीनियर मानते हैं, आपके, तो वो इस तरह से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। ठीक है। और वो बार बार, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ एक दिखावे का समझौता है और असली समझौता नहीं है, उसमें हम बात में कर सकते हैं।
और ये भी देखना होगा कि भाई पाकिस्तान का क्या इसमें इंटरेस्ट है, पाकिस्तान क्यों इतना मोल ले रहा है अपने ऊपर जिम्मेदारी, इस पे भी आएंगे। और अभी तो ये पूछूंगा, जब आप ये कहते हैं कि हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई भी मुल्क अपने लिए करेगा, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते मुझे तो बुरा लगेगा, क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि अगर 1 साल से चल रहा था और जो मुझे सुनने को मिला कि हमारी सरकार की तरफ से भी बात आई कि हमें पता था जब ये चल रहा था, तो फिर हमने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर इसके होने से हमें कोई फ़र्क ज़्यादा खास पड़ता नहीं है, क्या कारण है? नहीं, फ़र्क तो हमें पड़ता है, और उस पर आएंगे हम लोग कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है हिंदुस्तान को। पर ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि हिंदुस्तान कुछ कर सकता था कि नहीं इसको रोकने के लिए। तो 2-3 चीज़ें तो दिमाग में फ़ौरन आती हैं। एक तो ये कि भाई इज़राइल को हमें समझाना चाहिए था कि इस तरह से नहीं पागलपन करे, क्योंकि उसके रिएक्शन में फिर अरब और वो सब मिल जाएंगे, उसके रिएक्शन, तो उसका असर हम पे भी होगा। हम भी एक तरह से मध्य पूर्वी पावर हैं। हिंदुस्तान जिसे कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पर्शियन गल्फ और रेड सी में, पायरेसी के ख़िलाफ़ और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़। तो हमारा 80% तेल वहाँ से आता है उस इलाके से। अभी जब रशिया से लेना शुरू किया हमने पिछले साल 2 साल में, वो अलग बात है, वो भी अब कम होता जा रहा है, पर हमेशा से हमारा 80-90% तेल वहाँ 80% तेल वहाँ से आया है। हमारे लाखों 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 लोग, बल्कि शायद करोड़ के करीब लोग वहाँ पे वासी हैं, वो हमें पैसा भेजते हैं, यहाँ पे परिवार चलते हैं, वहाँ पे परिवार चलते हैं हिंदुस्तानियों के। तो वो हमारा एक कोर, जिसे कहते हैं कोर इंटरेस्ट है हमारे लिए। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पर्शियन गल्फ और ये सारे मुल्क। नहीं, ये तो वो हुआ कि हम इजराइल को कहते हैं, हाँ। लेकिन इजराइल किसी की सुनता नहीं है, इजराइल तो अमेरिका की नहीं सुन रहा है, तो हिंदुस्तान की कितनी सुनता हो मुझे पता नहीं। सही बात। लेकिन ये भी क्या संभव रहा होगा कभी कि हिंदुस्तान को अगर मालूम ही था कि ये पैक्ट होने जा रहा है, तो वो सऊदी अरब को ये भरोसा दिला सकता शायद कि आपकी रक्षा हम ही करेंगे, कोई और पैक्ट कर लेते हैं, या फिर रशिया को हम कन्विंस करते हैं इस तरह से कि एक अच्छा मौका है, एक बड़ा एलाई अमेरिका की तरफ से हट रहा है, आप कर लीजिए एटलीस्ट, इससे पहले कि चाइना या पाकिस्तान करे, क्योंकि एक तरह से रशिया भले अभी चाइना पर निर्भर है, लेकिन रशिया और चाइना के बीच भी अपनी प्रतिद्वंद्विता तो है ही। तो इस पे 2 राय हैं इंडियन एक्सपर्ट्स की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऑफर करना चाहिए था प्रोटेक्शन। हाँ, पहले तो यही। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कहना चाहिए था कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तो हम कुछ आपकी प्रोटेक्शन देंगे सऊदी को और इसको। पर उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स थी। एक तो हम इजराइल के काफ़ी नज़दीक हैं, तो क्या वो उस पर भरोसा करते वो उस प्रोटेक्शन पे कि नहीं, गल्फ़ के कंट्रीज़। दूसरी बात ये, हमारे ईरान के साथ भी ठीक ठाक थे ताल्लुक़ात, जिससे भी वो थोड़ा घबराते। तो हमारा पक्ष साफ नहीं था कि हम साफ इनको किस तरफ है, हम कि किस तरफ है। तो कुछ लोग कहते हैं, दूसरी बात लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों पड़े किसी और के झगड़े में, हम क्यों घसीटे जाएं। पाकिस्तान के अच्छे संबंध ईरान से भी हैं। हाँ, पाकिस्तान के ठीक ठाक है संबंध, तो भी सऊदी गया है पाकिस्तान के पास, क्योंकि इजराइल को छोड़ दीजिए अगर, क्योंकि उनके ज़्यादा पुराने और डीप गहरे संबंध हैं। या मे बी वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले ग्राउंड पे ज़्यादा बेहतर खेल सकता है इस मामले में। कह रहे ईरान से हैं ठीक, आपसे भी तो हैं, इजराइल से तो नहीं है, लेकिन भारत ये वाला कार्ड ऐसा तो नहीं प्ले कर सकता है। भारत के इजराइल से तो है ही अच्छे संबंध। मोहम्मद बिन सलमान इतना मुस्लिम कार्ड में बिलीव नहीं करते। अगर आप मोहम्मद बिन सलमान का सारा बिहेवियर देखें, नहीं, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की नीति रही है अपनी पैदाइश से ही, मॉडर्न इंडिया की, कि हम किसी के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं करते। हमने रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ नहीं किया तो किसी और के साथ क्या करते। उनके साथ भी फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी एक दूसरे की मदद करेंगे, पर ये नहीं कि एक दूसरे के डिफेंस में आएंगे। तो हिंदुस्तान ने किसी के साथ किया नहीं। हमारी ये पॉलिसी थी कि हम किसी से बनना नहीं चाहते। सच बोलूँ तो अमेरिका की भी यही पॉलिसी थी पहले 150 साल। अमेरिका बन गया समझिए 1780 से, समझिए कि चल रहा है इंडिपेंडेंटली। और पहली जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है वो नेटो है, यानी कि सन 45 के बाद। तो 150 से भी ज़्यादा, समझिए 165 साल के बाद अमेरिका ने पहली बार एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की है। क्योंकि अमेरिका के भी फाउंडर ये मानते थे कि ये एंटेंगलिंग अलायंसेज हैं, यानी एंटेंगल घसीटने वाले अलायंसेज हैं। ना दिल चाह रहा है तो भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि दोस्त आपका लड़ रहा है, और कभी कभी आपको उसको बुलाना पड़ेगा। तो इसमें हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो कुछ मुल्क जो हैं वो बाय नेचर ऐसे होते हैं कि वो नहीं पढ़ना चाहते। तो हिंदुस्तान की ये थी कि भाई हम नहीं, और चीन ने भी कभी किसी कंट्री के साथ नहीं साइन किए
ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं बताऊँ, रशिया ने साइन किए थे सोवियत यूनियन ने, क्योंकि वो जो वार्सो पैक्ट था वो इस तरह के म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी। तो एक तो ये पक्ष हो गया हिंदुस्तान में कि भाई हमें जाना चाहिए और इनकी साथ साइन करने चाहिए थे, इनके प्रोटेक्शन, हमारी इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है, $80 बिलियन का बजट है, हम क्यों ना इनको दें, और इससे फिर हम बचेंगे कि पाकिस्तान उसमें घुसे या इजराइल उसमें घुसे या कोई और उस क्षेत्र में घुसे, और हमें सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा पक्ष ये है कि नहीं भाई, हम क्यों घुसें किसी और के झगड़े में, और हम क्यों अपने सर पे जंग मोल लें, ये एक बहुत ही विस्फोटक रीजन है दुनिया का कभी भी यहाँ पे विस्फोट हो सकता है, हमारे सिपाही मारे जाएंगे उस हालात में। तीसरा ये भी है कि भाई क्या वो हम पे भरोसा कर सकते हैं, अगर हम इजराइल के इतने नज़दीकी हैं तो क्या सऊदी अरब हम पे भरोसा कर सकता है या नहीं, ये भी तो एक पेचीदा मामला था इसमें। दूसरी तरह से जो हिंदुस्तान अगर रोक सकता था वो ये था कि शायद अगर हम ऑपरेशन सिंदूर ना करते तो पाकिस्तान भी इस कगार पे नहीं खड़ा होता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी अंदर प्रेशर बनने लगा कि भाई हिंदुस्तान जिसका बजट 8 गुना ज़्यादा है डिफेंस का, जो हमसे 7 गुना बड़ा है इकोनॉमी में, जो हमसे 6.5-7 गुना बड़ा है पॉपुलेशन में, वो अगर इतना आक्रामक हो रहा है तो भाई हमें भी तो कहीं से कुछ, और हमारी हालत इतनी पतली है तो पाकिस्तान पहलगाम ना करता तो पाकिस्तान का फिर बलूचिस्तान में ना होता तो वो उसकी तो हम कहते तुम कश्मीर में इतने सालों से कर रहे हो मतलब ये तो फिर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा इसका तो कोई जवाब है नहीं। सही। लेकिन ये बात है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है वो ऐसा कोई अभूतपूर्व नहीं है, पहले भी होता रहा है। अभूतपूर्व ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी ने ऐसा पैक्ट कर लिया है, हिंदुस्तान ने कभी नहीं किया था, और पाकिस्तान थोड़े बहुत जगह पे था, वो था, लेकिन पाकिस्तान ने भी कभी साइन नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का समर्थन था, जो भी था, लेकिन हमारे पास वैसे ही समर्थन रूस का था, सोवियत यूनियन का था। 71 में अगर वहाँ से धमकी मिली अमेरिका की तरफ से कि एक नेवल फ्लीट बढ़ेगी, तो इधर से सोवियत यूनियन ने कह दिया कि हम भी बढ़ा देंगे। पर ये जो है कागज़ पर कि पूरी दुनिया को सुरक्षित बना देना, कि हमारे झगड़े में पूरी दुनिया शामिल हो जाए और दुनिया के झगड़े में हम शामिल हो जाएं, तो ये तो ठीक है कि शांति बढ़ाने के लिए आप शामिल हो जाओ, झगड़े के लिए शामिल कर लो। इसकी दो वजह हैं। एक तो पहले हमेशा कोई ना कोई सुपर पावर रहती थी, चाहे वो रूस थी, सोवियत यूनियन थी, अमेरिका थी। अब वो हटते जा रहे हैं। अमेरिका की अंदरूनी पॉलिटिक्स ऐसी है कि अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। ये देखिए कि वो हमारे ऊपर भी कितना प्रेशर डाल रहा है अमेरिका। इसका मतलब ये अमेरिका, पहले जो रवैया था अमेरिका के कि हिंदुस्तान को यूज़ करेगा काउंटर वेट अगेंस्ट चाइना, वो अमेरिका का रवैया रहा नहीं। फिर वो दुनिया ज्यादा बेहतर नहीं लगती आपको जिसमें कम से कम 1 या 2 सुपर पावर थी? आप ही लोग कह रहे थे, हम ही लोग कह रहे थे कि बहुध्रुवीय दुनिया होनी चाहिए, तो ये बहुध्रुवीय दुनिया बिल्कुल पहले ज्यादा सुरक्षित दिख रही है। बिल्कुल सही। मैं हमेशा से इसके अगेंस्ट था कि मल्टीपोलर, ये जो सब कहते थे हमारे विशेषज्ञ हिंदुस्तान के, मैं बिल्कुल अगेंस्ट था। हमारे हिंदुस्तानी विशेषज्ञ हमेशा इस बात को कहते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता था भाई बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जंगें होने लगेंगी, क्योंकि जब कम होते, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी बेसिक यही है कि जब हेजेमॉन होता है, एक हेजेमोनिक ताकत होती है, तो नीचे वाले जंग कम करते हैं क्योंकि एक बाप ऊपर बैठा होता है। पर जब कोई नहीं होता तो एक अफरा तफरी शुरू हो जाती है। मैंने तो हमेशा से, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक थ्योरी है रियलिज्म की, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पर दोनों थ्योरीज में ये कहा जाता है, पर लोग मान नहीं रहते, कहते हैं हमें मल्टीपोलर चाहिए, हमें मल्टीपोलर चाहिए। पर एक संयोग देखिए आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसका एक दौर था 1914 से 1918 और फिर था 1939 से 1945। बिल्कुल। वो जो 20वीं सदी के शुरुआती 50 साल हैं, उसमें दुनिया कुछ ऐसी ही थी कि गुट बन रहे थे, सब ऐसे ही पैक्ट्स पे साइन कर रहे थे। करेक्ट। उसके बाद लोगों को सन 50 के बाद दुनिया दो में बढ़ गई, तो फिर थोड़ा शांत हो गया। ये 21वीं सदी के जो शुरुआती 25 साल हैं, ये लगभग वैसे ही कट कॉपी पेस्ट टाइप चल रहा है। 25 साल नहीं है, पिछले 5 साल से हो रहा है, बल्कि मैं कहूँगा ये पिछले 5 साल से ज़्यादा हो रहा है। नहीं, भूमिका तो बनी रही थी 2001 के बाद से भी, कि जिस तरह से आतंकवाद एक बड़ा कंसर्न बना दुनिया का। आतंकवाद तो ठीक है, पर मल्टीपोलर बनने के लिए और जगहों पे पावर भी तो होनी चाहिए ना। और अमेरिका जो था, अब भी दुनिया अमेरिका के हेजेमोनी के अंडर आ सकती है। अमेरिका के पास अब भी इतनी ताकत है। ये एक बहुत ही अजीब दुनिया बन रही है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक शक्ति जिसके पास इतनी शक्ति हो, वो खुद ब खुद अपने आप को विड्रॉ करे दुनिया से, खुद ब खुद अपने आप को। नहीं, ट्रम्प गोर्बाचेव हो सकते हैं इस सदी के।
तो गोर्बाचेव तो सोवियत यूनियन कमज़ोर हो रहा था ना। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो पूरा चाइना का जो सोशल मीडिया है वो थैंक्स टू ट्रम्प कह ही रहा है इसलिए। अरे नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका अंदरूनी तौर पे कमज़ोर नहीं है। 31 ट्रिलियन की इकॉनमी, अभी 25% है वर्ल्ड का जीडीपी का। अब भी अगले 10 मुल्कों से ज़्यादा है डिफेंस बजट अमेरिका का, अकेले का। अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से, कि अंदरूनी जो सपोर्टर हैं रिपब्लिकन पार्टी के और ट्रम्प के, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप अंदर की तरफ फोकस कीजिए, बजट यहाँ पे खर्च कीजिए, बाहर को नहीं। इसलिए अमेरिका हट रहा है दुनिया से। इसलिए नहीं कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, ये पहली बार दुनिया में हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो ब्रिटेन थी, चाहे वो रोम थी, चाहे वो स्पेन था, चाहे वो फ्रांस था, चाहे वो जर्मनी थी, चाहे वो कोई भी अमेरिका था, सोवियत यूनियन था, कोई भी मुल्क अपनी अंदरूनी हालात की वजह से दुनिया से नहीं मुड़ता था, अगर उसके पास ताकत थी तो। पर अब अमेरिका के पास ताकत है, फिर भी मुड़ रहा है दुनिया से, अपना मुंह मोड़ रहा है। तो वो अंदरूनी पॉलिटिक्स, अजीब व गरीब दुनिया है। वही तो मैं बताने कुछ। तो एक रीज़न तो ये है कि जिसकी वजह से ये पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब भी ढूंढ रहा है कुछ प्रोटेक्शन, और अमेरिका ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान के इस और सऊदी अरब के इस रवैये के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की हालत कभी माली तौर पे इतनी पतली नहीं हुई थी कि वो सामना ना कर पाता किसी का। अब इतनी पतली वो हो अपने चुकी, हथियार जो है गिरवी रखने थके। अब इतनी पतली हो गई है और इतना आक्रामक हो गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रिश्ते, कि पाकिस्तान भी अपना प्रोटेक्शन देख रहा है ना। तो दोनों वजह हैं। पाकिस्तान भी इसलिए इस तरफ साइन करने को तैयार हो रहा है, और सऊदी अरब भी। तो पाकिस्तान तो अपना प्रोटेक्शन ये कह के करता ही था कि हमारे पास भी परमाणु बम है, हमने क्या, वो बोलते ही रहते थे, हमने क्या ये खिलौने रखे हुए दिखाने के लिए, हम भी मार देंगे। तो भाई तुम्हारे पास तो अभी भी थे, इसमें सऊदी अरब को झगड़े में लाने की क्या जरूरत है? तो पाकिस्तान ने स्लोली रियलाइज़ किया कि परमाणु हथियार काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो परमाणु से नीचे भी मारपीट कर सकता है। अब वो मारपीट से भी तो बचना पड़ेगा ना। अब ये तो परमाणु तो ये हो गया कि आपने ला के एक बम फोड़ दिया कमरे में, अब उसमें एक्सट्रीम पे जाने से पहले की जो मारपीट ठीक है, वो भी मर गया, आप भी मर गए। पर उसके नीचे जो मारपीट हो रही है उसके लिए तो ताकत होनी चाहिए ना। अब उसको लग रहा है कि वो रसद नहीं बची ना अमेरिका से मिल रही है कुछ, चीन भी कुछ हद तक ही देगा, दे तो रहा है चीन, पर किस हद तक देगा पता नहीं। तो अब थोड़ा सा प्लस इकोनॉमिक, पाकिस्तान को एक और ज़रूरत है सऊदी अरब की, वो मैं बताना भूल गया, कि पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं कर रहा है पिछले 20 साल से। सही है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस है, और जहाँ पे भी वायलेंस होता है वहाँ निवेश नहीं होता, नहीं आएंगे लोग, इंस्टेबिलिटी होती है। तो पाकिस्तान को एयरपोर्ट्स चाहिए, पाकिस्तान को एयरलाइंस चाहिए, पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, विदेश की टेक्नोलॉजी चाहिए, फैक्ट्रियाँ चाहिए। वो कौन लगाएगा? कुछ हद तक चीन ने किया है BRI के तहत, वो जो CPEC है जो BRI का हिस्सा है, जो उन्होंने सड़क बनाई है, उस पर फैक्ट्रियाँ भी हैं, ये वो। पर इतना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान की आबादी एक्सप्लोड कर रही है, वहाँ पे माली हालात ख़राब हैं, तो उनको निवेश भी चाहिए। तो सऊदी अरब अगर पैसा लगाने को तैयार होगा, वो तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि UAE और कतर भी आ जाएं इस मामले में। देखते हैं। आप अभी कह रहे थे कि 165 सालों तक अमेरिका ने कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई पैक्ट किया नहीं, नेटो पहला था जी। भारत ने भी नहीं किया, लेकिन फिर अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदली, नेटो बनाया। क्या भारत को ये पॉलिसी बदलने की ज़रूरत आपको लगती है? क्या प्रोफेसर हैं आप, इतना ऑब्जर्व किया आपने, पढ़ा, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तरह से हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका के साथ, ऐसी पॉलिसी करीब आता जा रहा था। क्योंकि दो चीज़ें मैं आपको अब बताना चाहता हूँ एशिया के बारे में। पहली बात तो ये कि चीन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मतलब इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है चीन, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है कि चीन अकेला पूरी दुनिया को सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई कर सकता है। यानी चीन में इतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है कि पूरी दुनिया उतना खरीद नहीं सकती, उतना सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऐसी तमाम चीज़ें हैं। मैं तो ये 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब चीन जो है वो इतना भारी हो गया है एशिया में, इतना ज़्यादा वेट हो गया है, और इतनी ज़्यादा उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, यानी कि उसकी GDP हमसे 5 गुना है। तो वो हर चीज़ के लिए 5 टैंक लगा सकता है, जहाँ हम 1 टैंक लगा सकते हैं, वो 5 एयरक्राफ्ट लगा सकता है। और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। जो पहले हम कहते थे कि यार चीन का माल जो है वो जंग की तरह है और ये वो, आज से 20 साल पहले, अब नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा अब चीन का जो माल है, चीन के जो एयरक्राफ्ट है, मिसाइल हैं, वो रूस से बेहतर हैं। शायद अमेरिका के टक्कर के नहीं हुए, पर रूस से बेहतर हो चुके हैं। तो अब टेक्नोलॉजी भी आ रही है, बढ़ती जा रही है। डीप सीक आ गया, आपने देखा AI पे सिर्फ एक मुल्क टक्कर ले सकता है अमेरिका से, और कोई मुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं ले सकता, वो है चाइना। तो चाइना जो है वो हमारे बॉर्डर पे खड़ा है,
और उससे बड़ी मुसीबत ये है ज़्यादा कि चाइना अब एक साउथ एशियन पावर बन चुका है, दक्षिण एशिया में घुस चुका है। हमारा पूरा जो पड़ोस है, हमारा नेबरहुड जो है, उसमें हर मुल्क चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। पाकिस्तान तो है ही डिपेंडेंट फुल्ली, फौज के तौर पर, उस पर भी, इकोनॉमी के तौर पर। आप देखिए नेपाल का, मैंने बताया था आपको 76% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पिछले साल बिकी हैं नेपाल में, 76% ऑफ द टोटल व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, और वो सब चीन से आ रही हैं। चीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बना रहा है, चीन बांग्लादेश में पोर्ट्स बना रहा है, चीन बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लगा रहा है, चीन श्रीलंका में पोर्ट्स बना रहा है, उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए लोन दे रहा है। म्यांमार में तो अजीबोगरीब हालत है, बर्मा में तो दोनों तरफ, यानी कि जो सरकार की तरफ से भी और रेबल्स की तरफ से भी, जो बगावत कर रहे हैं उनकी तरफ से भी, जो मेन पावर सपोर्टिंग है वो चीन है, दोनों तरफ। यानी जब नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठता है तो चीन से बात करता है। आपने कहीं सुना नहीं होगा दुनिया में। तो इतना ज़्यादा घुस गया है चीन कि अब एक फ्रंटियर बचा था इंडिया के लिए कि बस अपना मार्केट बचा सके और इंडिया अपने आप को बचा सके। इंडिया भी एक तरह से, हम $100 बिलियन की एक तरह से रिश्वत देते थे उनको कि उनका ट्रेड सरप्लस था हमारे साथ। पर हमने रियलाइज़ किया कि अमेरिका, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट थे चीन को रेजिस्ट करने के लिए, वो अमेरिका अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका दुनिया से ही विड्रॉ कर रहा है। उसको इंटरेस्ट है कमर्शियल डील्स में, उसको इंटरेस्ट नहीं है कि, वो दिख ही रहा है। अमेरिका कर रहा है सर, या सिर्फ ट्रंप कर रहे हैं? ये तो 3 साल की बात और है। अगर ये नाकाम रहे ट्रंप, और मिसाल के तौर पे अमेरिका रिसेशन में चला गया, तो दुनिया कुछ ठीक हो सकती है वापस। अगला प्रेसिडेंट आएगा और ठीक करे। पर अगर ये कामयाब हो गए, अगर ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो अगला प्रेसिडेंट वापस नहीं करेगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे कैसे समीकरण होते हैं कि अब ये दुआ करे दुनिया कि अमेरिका रिसेशन में चला जाए। सही, बिल्कुल सही। तो अमेरिका खराब बात है, पर क्या पर ये दुआ करनी चाहिए हमें। तो अब चक्कर क्या है कि हम जिस पे निर्भर थे कि हम सामना, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे। यानी कि हम क्यों बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे थे? अमेरिका तो कह रहा था और करो मुकाबला चीन का। हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि देखिए बाकी जो मुल्क थे क्वाड में, उनका किसी का लैंड बाउंड्री नहीं थी चीन के साथ। चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, किसी की लैंड बाउंड्री नहीं थी। हिंदुस्तान अकेला था जिसकी लैंड बाउंड्री थी। तो हमारे तो मुठभेड़ होगी, मतलब हाथापाई होगी, इनकी ज़बानी जमा खर्च होगी। हो सकता है एक दिन इनकी भी जंग हो जाए, पर वो बहुत बड़ी जंग होती, वो बाद में होती। तो हमें ये देख के चलना पड़ रहा था कि भाई हम इनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। चीन को गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि तुम हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो, इनके साथ मिल रहे हो, हमारा निवेश भी रोक रहे हो, हमारा टिकटॉक भी बैन कर दिया, हमारे साथ ये भी कर रहे हो। तो चीन फिर ये जो गलवान में स्थिति आई, और हम बॉर्डर पे भी बिल्ड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बॉर्डर पे बिल्ड कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रेशर टेंशन बिल्ड होती गई और वो विस्फोट हो गया गलवान में। और भी बड़ा विस्फोट हो सकता था, वो रुक गया। तो हम बीच का मामला लेके चल रहे थे। पर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम भी उतना ज़्यादा, हम भी नहीं इंटरेस्टेड। फिर तो हम एससीओ में हमने समझा लिया होगा ना चीन को थोड़ा। तो हाँ, तो हम भी, तो पुतिन भी है बीच में, उनको भी फायदा इसी में है कि अभी थोड़ा सा नरम चलो, सब मिलजुल कर। पुतिन का तो इंटरेस्ट इसमें है, पर प्रॉब्लम ये, पुतिन जो है वो चाइना के पिट्ठू बन चुके हैं। रशिया की पूरी इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हर चीज़, कार से लेके एयर कंडीशनिंग से लेके माइक्रोचिप से लेके सब चीन के थ्रू आता है अब रूस में। तो रूस खुद पूरी तरह से डिपेंडेंट है। बल्कि मुझे तो ये लगता है, और बहुत से लोग ये कहते हैं, कि अगर जंग हुई चीन के साथ तो शायद रूस हमें हथियार ना दे, क्योंकि चीन प्रेशर डालेगा रूस पे कि ना दो। तो हम अब रूस के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते जैसे हम पहले थे रूस के ऊपर डिपेंडेंट। तो मतलब मोटा मोटा मेरा ये कहने का मामला है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब एक ताकत थी, हेजेमोनिक ताकत थी, तब अच्छा था। और अब जब मल्टी अलाइनमेंट हो रहा है, तो क्या हमें किसी के साथ मिलना चाहिए? मैं जैसे बताया, कुछ हद तक कोशिश की कि अमेरिका के साथ मिलें और थोड़ा बहुत, पर हमारी इस नीति में एक गलती थी, जो बहुत सारे हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ। वो कहते थे कि हम बहुत अच्छा करते हैं, हम क्वाड में भी बैठते हैं और हम जाके एससीओ में भी, शंघाई कोऑपरेशन में भी जाके बैठ जाते हैं। मेरा कहना ये है कि ये गलत है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर सर पे आई हैं। हमें दोनों में नहीं बैठना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक में जाके बैठते हैं ना, तो वो प्रेशर हमारे ऊपर डालता है कि तुम हमारी तरफ आ जाओ। जब हम एससीओ में बैठते हैं तो रशिया और चीन कहता है हमारे साथ आओ,
और जब हम दूसरे में जाके बैठते हैं क्वाड में, तो वो कहते हैं तुम हमारे साथ आओ, इनका मुकाबला करो। तो उस पर आता है उनको और गुस्सा। अगर हम दोनों साइड, हम जैसे पहले थे ना, नॉन अलाइंड थे। नॉन अलाइंड का मतलब हम किसी के साथ नहीं थे, हम किसी के गुट में जाके नहीं बैठते थे। वो बेहतर था, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं कह सकता था कि आप हमारी तरफ आओ और आप हमसे धोखा कर रहे हो, आप हमारी तरफ आओ, हमारे साथ धोखा कर रहे हो। हम दोनों में जो जाके बैठे ना, तो वो टेंशन जो थी वो फाइनली गलवान में भी एक्सप्लोड हुई, और वो अब जाके यहाँ पे भी एक्सप्लोड हो रही है ट्रंप के साथ। तो क्या हमें किसी के साथ मिलना चाहिए? अब हमारे पास इतने ऑप्शन रहने के, रूस हो गया बहुत ज़्यादा कमज़ोर, चीन से हमारी दुश्मनी व्यावहारिक है, मतलब हमारा नेचुरल ओपोनेंट है चीन। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा चीन हमारा नेचुरल ओपोनेंट है, दो वजहों से। एक तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे ऊपर हमें दबाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से हमें वो डर नहीं है कि वो हमें दबा लेगा, कभी भी, कभी हो नहीं सकता वो। दूसरी बात ये कि चीन हमारे इलाके में घुसता जा रहा है, जहाँ पे हमारा प्रभाव था उस प्रभाव को कम करता जा रहा है, जो पाकिस्तान कभी कर नहीं सकता हमारे प्रभाव को साउथ एशिया में कम। बैक टू पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है इस डील से, और क्या इस डील के डिटेल सामने आए? डिटेल रिवील हुए नहीं है। किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा फ़ायदा वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की कतार पे है। आप पाकिस्तान की ज़रा हालत समझने की कोशिश कीजिए। 46.5% बजट का डेट सर्विसिंग में जा रहा है। ऑलमोस्ट आधा बजट आपका डेट, आपका उधार उतारने में जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा 14.5%, 14.5% आपके डिफेंस में जा रहा है। और ये तो जो डिफेंस रिवील करता है, असल में तो डिफेंस में और भी जाता होगा। तो यानी कुल मिला के आपका 62% जो है वो डिफेंस और उसमें जा रहा है। तो आपका डेवलपमेंट के लिए क्या पैसा बच रहा है? बाकी आपकी तनख्वाहों में भी जाता है, सरकार की तनख्वाह। तो फिर हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या पैसा बचता है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान को तो अगर ये डील वर्कआउट कर जाएगा तो एक तरह से पाकिस्तान की जान में जान आएगी। इस वक्त तो पाकिस्तान इस तरह से है पिछड़ा हुआ। उन्हें आर्मी की तनख्वाह भी तो देनी है। आर्मी की तनख्वाह तो हमेशा देंगे, चाहे बाकी मुल्क को फाके करवाएं, आर्मी की तनख्वाह तो निकाल लेंगे। तो डिटेल आया नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कही हैं पाकिस्तान ने। जैसे रक्षा मंत्री ने कहा है, उनके ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी सऊदी अरब इस तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत आ सकता है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि एक व्यापक रक्षा समझौता है जिसमें सभी सैन्य साधन शामिल होंगे। और भी मतलब बयानों में ही आकलन लगाया गया है कि हो क्या रहा है। 17 सितंबर 2025 को रियाद में साइन हुआ है। तो ये तो पता नहीं अभी कि क्या है एक्चुअली, जब आएगा तब आएगा। लेकिन इसका एक उजला पक्ष भी तो हो सकता है कि अगली बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तनाव की संभावना बने तो सऊदी अरब समझाए कि मत करो, मतलब पाकिस्तान को समझाए। नहीं, सही कह रहे हैं आप कि लोग सिर्फ इस तरह से घबरा रहे हैं कि भाई अगली बार लड़ाई होगी तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, पर दूसरी संभावना भी है। बिल्कुल सही, आप विशेषज्ञों से ज़्यादा इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को रोके कि भाई ऐसी हरकतें मत करो, क्योंकि दूसरा पहलू हम नहीं देख रहे। इसका एक अच्छा पहलू भी हो सकता है कि सऊदी तो लड़ना नहीं चाहेगा ना, दुश्मन बढ़ाना भी नहीं चाहेगा, और भारत के साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेगा। भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, और बिल्कुल भी, बल्कि इंडियन मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स तो ये कह रही है कि हम इन्फॉर्म्ड थे, वही हमें बताया उन्होंने, सऊदी अरब ने। आप बताते अपने दोस्त को ही हो ना, आप दुश्मन को तो नहीं बताते कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो इसका मतलब है हालात ठीक थे, संबंध ठीक थे, वो नहीं चाहते हमसे मुठभेड़। तो पर इसमें एक पेचीदा चीज़ है ये कि लोग कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा सऊदी अरब। चलो मैंने मान लिया नहीं करेगा, और अगर पेट्रोल भी रोकता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो कई हफ्ते महीनों का पेट्रोल रखता है अपने यहाँ, ऑयल रखता है रिजर्व्स में। तो हमारे पास भी हैं वो, कोई भी जंग हमारी पाकिस्तान के साथ कुछ हफ्तों से ज़्यादा चलेगी नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें ज़्यादा। पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान को पीस टाइम में, जैसे मैंने समझाया, अमन के वक्त जो मदद मिलेगी सऊदी अरब से, हमें अभी पता नहीं हमें मिलेगी नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी, पर अगर मिलेगी तो वो उसके काम आएगी, उसकी इकॉनमी के काम आएगी। और अगर इकॉनमी के काम आती है तो फिर
फ़ौज के काम भी आती है वो मदद, क्योंकि वो टैक्स बन के वो फ़ौज की तरफ जाती है इन्वेस्टमेंट, तो कुछ फ़ायदा तो होगा। अंदर से मजबूत होगा पाकिस्तान, अंदर से कुछ मजबूती का चांस है, अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जैसे आपने अभी ये चीज़ें कही ना कि परमाणु भी होंगे और ये भी होंगे बातें, तो ये बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं पर ये साफ बात नहीं है कि इनमें से कितनी बातें इंडिकेटिव हैं, यानी कि दिखावे के लिए हैं दुनिया को। ये भी तो हो सकता है ना कि सऊदी अरब जो है वो दिखाना चाह रहा है अमेरिका को कि देखो हम अकेले नहीं हैं। सऊदी अरब इजराइल को दिखाना चाह रहा है, देखो हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास भी है कुछ ऑप्शन। पाकिस्तान भी दिखाना चाह रहा है अपनी पब्लिक को। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने हैं ना, तो उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा तंबा लगाने के लिए। पाकिस्तान भी गवर्नमेंट भी घिरी हुई है इस वक्त, क्योंकि जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो तो जेल में बंद है, तो पब्लिक को कुछ दिखाना है ना कि हमने कुछ हासिल किया है। तो ये साफ नहीं है इस वक्त कि इस डील में कितना दिखावा है और कितनी असलियत है। क्या वाकई एक दूसरे की मदद करेंगे, क्या वाकई न्यूक्लियर वेपन्स इसमें आएंगे इक्वेशन में अंदर, या ये सब बातें हैं। क्योंकि एम्बिग्विटी है काफ़ी, एग्रेशन या अटैक वो भी क्लियर नहीं है। एक तो हमला ही है, ऑफिशियल जंग हो गई तब हम साथ आएंगे। एग्रेशन के बारे में कहा जा रहा है कि अगर एग्रेशन हो गया तो भी हम साथ आएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं पता कि किस हद तक साथ देंगे। एक तो वो था जो रशिया चाइना ने कहा किसी भी मामले में किसी भी हद तक कहीं तक भी सहयोग करेंगे, लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं पर लग रहा है। रशिया चाइना का भी ये बताऊं कि सहयोग करेंगे और हमारी दोस्ती वोस्ती है, ये सब बातें हो रही हैं रशिया चाइना के बीच में, पर रशिया चाइना भी एक दूसरे की ये नहीं कह रहे कि हम एक दूसरे के डिफेंस में आएंगे, अगर एक पे हमला हुआ तो दोनों पे हमले की बराबर है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। बल्कि सिपाही उनके तो अपने यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया नहीं भेजे हैं, चाइना ने तो नहीं कुछ भेजे। भी नहीं भेजे। और चाइना और रशिया के बीच में लोग ये नहीं जानते एक टकराव भी है। रशिया घबराता है चाइना से, क्योंकि रशिया का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्टर्न साइबेरिया वो खाली है पूरा, और चाइना की इतनी आबादी है कि वो हमेशा डरता है कि चाइना काबिज ना हो जाए। बल्कि रशिया चाइना के 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पे काबिज है 18वीं सदी से। आज से 150 साल पहले रशिया घुस गया था मंचूरिया में, और मंचूरिया का 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रशिया ने कब्जा कर लिया है। और आपको एक बात याद हो कि चीन कभी भूलता नहीं है। चीन वो नहीं भूला जो उसके साथ ओपियम वॉर्स में हुआ आज से 150-200 साल पहले, तो चीन को वो बात याद है। तो उनके बीच में भी टेंशन है, हमेशा उनके बीच में डर लगा रहता है रशिया को कि चीन ना घुस जाए अंदर। तो वो अलग खैर बातें हैं, पर हाँ, तो मेरा अनुमान बहरहाल यही है कि सऊदी अरब ने शायद दिल्ली को फ़ोन करके ये कहा हो कि ये पैक्ट आपके विरुद्ध नहीं है, ये पैक्ट जो है इजराइल के ख़िलाफ़ हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा भाव देना बंद कर चुका है इस तरफ, तो हमें तो ये करना ही पड़ेगा। मगर इस समझौते में हम बड़े भाई हैं, तो आगे किस तरह की टेंशन होगी तो मे भी हम पाकिस्तान को समझा सकें कि भाई एस्केलेट मत करो। अभी तो वो कर भी देता है, लेकिन जब बड़ा भाई होगा एक इस कि उसे भी लड़ने जाना पड़ेगा, बाउंड है, तो वो फिर स्टेक भी रखता है कहने का कि भाई झगड़ा नहीं करना चाहिए आपको। बेशक कुछ स्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी हो कुछ सकता तो है। ऑफर किया होगा ना रियाद ने दिल्ली को। कुछ स्टेबलाइजेशन इफेक्ट भी हो सकता है इस पैक्ट का इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते पे, क्योंकि सऊदी अरब कैन सर्व एज अ स्टेबलाइजर, जिसे आप कह रहे हैं ना, तो ये भी मुमकिन है। पर मैं जस्ट एक बार वो जो हमारा पहले डिस्कशन हुआ था कि क्या हिंदुस्तान को भी किसी को अपना साथ पैक्ट करना चाहिए, मैं उसको कंक्लूड इस तरह से करूँगा, ख़त्म इस तरह से करूँगा कि हिंदुस्तान के पास कोई है नहीं अब ऐसा जिसके साथ हम ऐसा समझौता कर सकें, क्योंकि अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है, और चीन से तो हमारी दुश्मनी है, रशिया कमज़ोर पड़ा हुआ है, तो कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं है कि जो इजराइल के साथ हम कर सकते हैं। पर वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इजराइल खुद ही हर वक्त लड़ता रहता है कि हम फंस ना जाएं उसके चक्कर में। उसके साथ कहाँ लड़ेंगे हम जाके? हाँ, कि हम उसके साथ ना फंस जाएं कि किसी चक्कर में। तो इसलिए हिंदुस्तान ये सोचता है कि भाई अपनी ही सही है। इनफैक्ट जब आप ये कह रहे थे कि पहले ठीक था, ना हम यहाँ बैठते थे ना हम वहाँ बैठते थे, लेकिन हम एक जगह बैठते थे नाम में। आज वो भी तो नहीं है। अफसोस, अब अफसोस, अफसोस। हमारी एक जगह लीडरशिप थी, और भाई अपने इलाके में तो हम शेर ही थे, उसमें तो हम शेर ही थे, हम फाउंडर में से थे, हमारी इज्जत थी। अब वो भी ना रहा, हमने वो भी छोड़ दिया। हमने ये समझा कि भाई वो जो हैं वो गरीब मुल्क हैं, हमें उनसे क्या फ़ायदा, हम अमीरों के साथ बैठेंगे। गरीब मुल्कों की बात हम आज भी कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ बोल के, लेकिन अब हम उनके नेता तो नहीं है ना। हम नहीं करते उनकी बातें जिस तरह से हम करते थे। हम साथ पे साथ, शाना बशाना, कंधा कंधा उनकी बात करते थे। साउथ अफ्रीका के लिए जो हमने किया वो कोई कर नहीं सकता था। हमने ही शुरू किया साउथ अफ्रीका के लिए बायकॉट
कि यहाँ पे अपार्थाइड है, इसका बैक। हमने डीकोलोनाइजेशन के मूवमेंट में हम सबसे आगे थे कि तो नॉन लाइन मूवमेंट, हमने नॉन लाइन मूवमेंट सेटअप किया, हम उसके बादशाह थे, हम उसके लीडर थे, और वो भी हमारे साथ आते थे हमेशा। जब कोई वोट होता था यूएन में, जब कोई बात होती थी कश्मीर पे, जब कोई बात होती थी पाकिस्तान से या चीन से, वो हमारे साथ खड़े होते थे। पाकिस्तान और चीन के साथ नहीं खड़े होते थे, नैम के मुल्क। पर अब वो खो दिया हमने उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। हमने समझा कि अमेरिका से दोस्ती करेंगे और जापान से और यूरोप से, तो उस चक्कर में, और हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई इनके लिए कभी। जैसे जो हुआ, जैसे गाज़ा में हुआ, ऐसा नामुमकिन था कि हिंदुस्तान ना आवाज़ उठाता आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम ज़ोर से आवाज़ ना उठाते यूएन में, हम सबसे आगे होते थे। तो अब अफ्रीका में जो हो रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे, सूडान में जो हो रहा है, तो लैटिन अमेरिका तक में, हम क्यूबा में हमारी इतनी प्रभावशाली थे, हम वहाँ पे बोलते थे, हर जगह बोलते। अब हम कहीं बोलते नहीं, तो वो भी अब हमारे साथ नहीं है। तो हमारी जो एक, जिसे कहते हैं ना, एक मॉरल लीडरशिप भी थी। हिंदुस्तान जो था वो सिर्फ अपनी ताकत के बल पे नहीं माना जाता था, अपनी नैतिकता के बल पे माना जाता था कि एक नैतिक मुल्क है, सही को सही और गलत को गलत खुल के बोलता है, कतराता नहीं। अब हम उस तक को तो बोल नहीं पा रहे थे, रशिया को तो बोल नहीं पा रहे थे कि यूक्रेन में वो साफ अटैक है, आप एक मुल्क में घुस गए हैं, आपने वहाँ पे मार रहे हैं उसके सिविलियन को दनादन, पर हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मतलब एक बार जो देश की नीतियाँ तय करते हैं, मैंने उन्हीं के किताबों, उद्बोधनों से ये संदेश पाया कि वो कह रहे हैं कि अब ये जो न्यू इंडिया है, ये सबसे फ़ायदा लेता है, जहाँ हमारा हित होगा हम वहाँ जाएंगे, हम एक जगह ही क्यों बैठेंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों से बात करता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि यही तो गलती है कि तुम यहाँ भी जा रहे हो और वहाँ भी जा रहे हो। और आज तो इस पॉडकास्ट से फिर ये भी निकला कि जहाँ हम जाते थे शुरू में 10, 20, 30 साल, वहाँ कब जाना ही बंद कर दिया, ये ज़्यादा बड़ी गलती। हमारा अपना एक मोर्चा था, आज हम इन 2 मोर्चों में उठते बैठते हैं, हमारा एक तीसरा मोर्चा था, हमने वो तीसरा मोर्चा खत्म कर दिया, और अब वहाँ कोई है भी नहीं। वहाँ उन्होंने भी पकड़ लिया कहीं ना कहीं। नहीं, वहाँ चीन घुस गया उसमें। हाँ। आपको बताऊं, मजे की बात ये कि चीन जो कोई कह नहीं सकता कि चीन हमसे ज़्यादा नैतिक है, आज भी कोई ये नहीं कह सकता, पर चीन के साथ वो इसलिए हैं क्योंकि अब चीन के पास पैसा आ गया, अब चीन वहाँ निवेश कर रहा है, तो भाई अब निवेश कर रहा है तो वो मजबूर हैं, चीन के साथ जा रहे हैं वो। उनमें से कुछ मुल्क, सब तो नहीं, पर कुछ मुल्क अब चीन के साथ हो गए उनमें से, तो वहाँ पे चीन लीडर बन गया है उन मुल्क, कई मुल्कों का उनमें से, तो वहाँ पे भी हमने खो दिया है। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, पर हमें कुछ नैतिकता भी रखनी चाहिए थी साथ साथ, वो हमने रखी नहीं। अब वो इज़्ज़त भी नहीं रही हिंदुस्तान की अरब मुल्कों में जो पहले थी। पहले बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, मतलब नेहरू की। और आप समझिए कि नमाज का वक्त हुआ, नैम की मीटिंग है जकार्ता में, तो सुकारनो कह रहे हैं कि आप नेहरू से कि आप नमाज पढ़ाइए। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी गैर मुस्लिम से कहें कि नमाज आप पढ़ाइए? ये था सिंबोलिज्म, हाँ, एकता का। हाँ, आप जा रहे हैं, नेहरू जा रहे हैं जापान, लाखों जापानी सड़क पे आ गए, लाखों जापानी सुनने आए। हाँ। वहां के हिंदुस्तानी वासी नहीं रो रहे हैं एयरपोर्ट पे, जापानी खुद लाखों की तादाद में भीड़ भाग रही है उनकी गाड़ी के साथ। सुनते हैं जब ये वाली बात हुई कि बुद्ध के देश से आया, हाँ, उनकी गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं लोग, और उनकी स्पीच सुना। नेहरू उतर रहे हैं अमेरिका में, हमारे पास जहाज नहीं है लंदन से भेजने के लिए। आइजनहावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जहाज भेजता है लंदन, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के जहाज में आते हैं, ऐसे जैसे ट्रम्प के जहाज में आज हमारा प्रधानमंत्री जा रहा हो अमेरिका। वहाँ उतरते हैं, वहाँ उनको लेके जाते हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के बीच में से टिकर टेप परेड होती है, यानी कि लाखों लोग 5th एवेन्यू पे खड़े हुए हैं और वो टिकर फेंक रहे हैं, और एक खुली गाड़ी में नेहरू बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, हार फेंके जा रहे हैं, और उनको सुनने लाखों अमेरिकन आ रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी बार जाते हैं, फिर टिकर टेप परेड। किसी प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं होगा, किसी लीडर को ऐसा नहीं कि 2 बार टिकर टेप परेड होती है न्यूयॉर्क के बीच में 5th एवेन्यू पे। फिर नेहरू बैठे हुए हैं, नेहरू प्लेन के अंदर हैं, ये नहीं कि प्रेसिडेंट गया खुद एयरपोर्ट उनको रिसीव करने, कैनेडी खुद प्लेन में घुस गया, चढ़ के प्लेन के अंदर घुस गया नेहरू को रिसीव करने, और उनको खुद उतार के ला रहा है, और उनको खुद बिठा रहा है अपनी गाड़ी में, और खुद लेके जा रहा है। ये नहीं कि किसी और मंत्री को भेजा, प्रेसिडेंट खुद जाता है और खुद प्लेन में घुसता है। तो उस तरह की इज्जत का आप तस्वुर कर नहीं सकते। बार्गेनिंग पावर बहुत तगड़ी थी ना। आधी तीसरी दुनिया जैसे वो कहते थे, उसके नेता थे।
तो ये लगता था कि इसे अपने खेमे में मिलाओ किसी तरह तो बहुत सारे देश चले आएंगे। बिल्कुल सही। हमने वो बेस खो दिया। लेकिन उम्मीद है क्या कि अभी भी समय है कि उस बेस को हासिल किया जा सके? मुमकिन है, मुमकिन क्योंकि है, ग्लोबल साउथ की तो बात हम करते तो हैं ही। मुमकिन है, कर सकते हैं। बल्कि हमें अब वही करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपसे कहा, अभी तक मैंने आपको पॉडकास्ट में समझाया कि अब ऐसा कोई मुल्क बचा नहीं जिसके साथ हम क्लोज अलायंस बना सकें। ना अमेरिका, ना ऑफ कोर्स रशिया की जो हालत है, ना ऑफ कोर्स इजराइल, ना चीन। आपको चीन तो हमारे दुश्मनों में से हो गया। तो ऐसा कोई मुल्क बचा नहीं। तो कम से कम हम ये जो मुल्क हैं जो हमारे साथ ऐतिहासिक तौर पे रहे थे, और वो हमारी तरह ही पर कैपिटा इनकम के मुल्क हैं, हमारी तरह ही माली हालात हैं उनके, हमें उनका और हमारा ही रंग रूप है उनका, हमारी तरह हम जैसे गोरी चमड़ी के लोग नहीं हैं, वो भी गोरी चमड़ी। हम रेसिज्म के खिलाफ भी बोल सकते हैं उनके थ्रू। तो हमें उनके साथ रहना चाहिए और फिर से हमें कोशिश करनी चाहिए, मेरी राय में तो जब एक बहुध्रुवीय दुनिया बन ही रही हो तो एक ध्रुव हिंदुस्तान को पकड़ना चाहिए, और शायद ये वो हो सकता है जिसे हमने एक बार पकड़ा भी था। उम्मीद है इस पॉडकास्ट से ये जो इस बार मतलब मैं बहुत निष्कर्षों में यकीन नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि निष्कर्ष पर पहुंचना हमेशा जल्दबाजी में गलती है। लेकिन एक ये बात जो निकल कर आई, एक जो ये विजडम आया, तो मुझे उम्मीद है कि जो नीति नियंता होंगे वो भी इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करते ही रहते होंगे। उनका तो काम है, उनकी नौकरी है, ये उनका करियर है कि अब क्या नया हो सकता है, भारत को किस तरफ जाना चाहिए। दुनिया पल पल बदल रही है, और इस डिफेंस पैक्ट के बाद तो अब ये लग रहा है अगर ऐसा हुआ तो ये ज़्यादा और ख़तरनाक होगा कि बाकी देश इसमें जुड़ते चले जाएं। क्योंकि हम माने या ना माने, अगर इस डिफेंस पैक्ट में और भी देश जुड़े तो ये पाकिस्तान का वज़न डेफिनेटली बढ़ा देंगे। और भारत को कुछ और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो करना ही चाहिए कि पाकिस्तान का वज़न तो कम से कम ना ही बढ़े। पाकिस्तान ने ये मुझे लगता है कि फैसला किया कि भाई हमारे माली हालात तो है नहीं ठीक, तो उसने चीन को तो पकड़ा वही था, पर अमेरिका को और अब इन खाड़ी के मुल्कों को भी पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरह से अपने माली हालात और अपने फ़ौजी हालात भी ठीक कर सके। अरे पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवियों को मैंने बोलते सुना कई इंटरव्यू पॉडकास्ट में, जब वो आलोचना करते थे आर्थिक नीतियों की पाकिस्तान की, तो ये कहते थे बम बम बम, यही बोलते रहते हो, बम खाओगे क्या, बम खाने को देगा क्या, अरे बाकी चीज़ों करो। लेकिन मुझे लग रहा है कि सीरियसली ले लिया पाकिस्तान की सरकार ने, बम खाने को देगा। नहीं, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये हुई कि फ़ौज हावी हो गई। जहाँ पे भी फ़ौज हावी हो जाती है वहाँ पे नीतियाँ फिर फौज बनाती है, नहीं, फिर फौज अपने इंटरेस्ट में बनाती है, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं बनाती नीतियाँ। और हल्के हल्के यही होता गया कि आप देखें कि पिछले 25-30 साल से, मुझे याद है 25 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, तब मैं हिल गया था कि 50% गवर्नमेंट का जो बजट है वो 50% डेट सर्विसिंग प्लस आर्मी के, अब वो 62% पे चली गई वो। तो आप 25 साल से कुछ एजुकेशन हेल्थ पे नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, आपके यहाँ वायलेंस। तो इसीलिए तो पाकिस्तान के लिए पहलगाम करना ज़रूरी है। इसलिए उसे चाहिए कि सरहदें इतनी सुरक्षित रहें कि सेना हमेशा रिलेवेंट बनी रहे। इमरान खान की कोशिशें यही थी कि सेना को थोड़ा सा इरेलेवेंट कर दूं ताकि सिविलियन गवर्नमेंट की थोड़ी सी तवज्जो हो जाए। लेकिन कहानी तो फिर यही है कि अगर सेनाएं इरेलेवेंट होने लगेंगी पाकिस्तान में तो फिर तो बहुत कुछ जो स्टेटस को है वो बदल ही जाएगा। और उसके साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया। वो जो शुरू हुआ सोवियत के ख़िलाफ़ जो अफ़गान जंग थी ज़िया के टाइम, उसके बाद से प्लस ईरान और सऊदी अरब फिर अपने गुटों को पैसा देने लगे वहाँ पे। हाँ, फ़िरका अभी 2 दिन पहले वहाँ उनके जहाज़ों ने, पाकिस्तानी जहाज़ों ने अपनी आवाम पर बम बरसाए। मेरा ख्याल है 30 लोग के करीब बच्चे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो जिसका इल्ज़ाम हिंदुस्तान पर लगाते हैं, बच्चे औरतें मार दिए। और उनकी अपनी मीडिया बता रही है कि आपके अपने, हमारे जहाज़ों ने बच्चे औरतें मार दिए, उनके अपने जहाज़ों ने। तो अब वो इतने ज़्यादा वहाँ पे हालात, बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान और पश्तूनिस्तान जो भी है, पठानों में इतने ज़्यादा हालात बिगड़ गए हैं कि वो एक और तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तो आप हेल्थ एजुकेशन में लगा नहीं पा रहे पैसा, फिर डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है, तो ना निवेश हो पा रहा है, ना फैक्ट्रियाँ बन पा रही हैं, ना लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है। तो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि अरे हमने यूँ बलूचिस्तान में ये क्या, हमें ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद ही पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में हालात हैं और पख्तूनिस्तान में हालात हैं वो खुद ब खुद बदतर होते जा रहे हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उस मामले में। उनके जो पाकिस्तान को अब अपने अंदरूनी हालात को ठीक करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, वायलेंस को,
और उसका जो स्पिल ओवर है वो एक तरह से हमारी तरफ भी आ सकता है। तो हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए। आप समझिए कि ये कि जिस मुल्क को उन्होंने, जिसकी सरकार उन्होंने स्थापित की एक तरह से, वही उनके खिलाफ हो गया, तालिबान। अब ये आपकी अकल में आ सकता है कि तालिबान जिसकी 20-25 साल पाकिस्तान ने खिदमत की, वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। तो आपको खुद अपना घर पहले तो संभालना होगा। और इनफैक्ट ट्विटर पे बहुत सारे बलूच नेता जो एक्टिव रहते हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा था, वो इस पैक्ट के बाद ये कह रहे थे कि अब सही वक्त है जब हिंदुस्तान को ईरान और बलूचिस्तान के साथ मिलकर एक पैक्ट कर लेना चाहिए। कि वो कैसे ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो हमेशा भारत को, और मतलब एक धड़ा है बलूच नेताओं का, एक धड़ा ऐसा भी जो ईरान को भी अच्छा नहीं समझता। अब मैं आपको बताऊं कि ईरान में भी कुछ बलोची हैं जो हाँ, रिबेलियन में हैं। हाँ, वो भी ईरान की सरकार के खिलाफ है। तो ईरान में बलूचिस्तानी है। हाँ, एक बलूचिस्तान है, ईरान में भी है, जैसे पंजाब पाकिस्तान में भी लोगों को पता होगा। और वहाँ के जो बलूच लोग हैं वो बहुत बढ़िया उर्दू बोलते हैं, और वहाँ पर बहुत हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अगर घूमने जाते हैं तो उन्हें भरोसा नहीं होता कि ईरान में एक ऐसा प्रांत है जो उनकी भाषा बोलता है, उनके ऐसे लोग हैं वो, और उसकी सीमा भी बड़ी वो है, सॉफ्ट है, उनका रंग रूप हमारी तरह। हाँ बिल्कुल हमारी तरह दिखता है। हाँ। इनफैक्ट हिंदुस्तान का बहुत सामान बिकता है वहाँ पर। और वो जो बलूचिस्तान इलाका है उसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, तो वहाँ सीमा भी, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सॉफ्ट है, तो लोग बहुत आराम से आते और जाते भी। पर ईरान के साथ मिलना दो प्रॉब्लम है। एक तो ईरान के पास कुछ अब बचा नहीं है, ज़्यादा तेल तो है पर बाकी कुछ बचा नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जैसे ही आप ईरान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करो या कुछ भी करने की कोशिश करो तो अमेरिका बीच में पड़ जाता है। अब हमारा शाहबहार पोर्ट था, हमने उसमें पैसा भी लगाए हुए थे इतने सारे, अब वो छोड़ना पड़ रहा है अमेरिका की वजह से। पहले हमें बहुत सस्ता तेल मिलता था, रशिया से भी सस्ता तेल हमें ईरान से मिलता था, उसका इंश्योरेंस भी वो देते थे, जहाज़ भी वो प्रोवाइड करते थे। अब वो हम नहीं खरीद पा रहे। 2019 से अमेरिका ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है हमारे लिए। और अभी 2 दिन पहले खबर आई कि भारत को चाबहार पर भी जो गतिविधियां हैं उनको अब रोकना पड़ेगा। तो अमेरिका के साथ दोस्ती के फ़ायदे जब रहे होंगे तब रहे होंगे, लेकिन ट्रंप के काल में तो अब काफ़ी मुश्किलें हो गई हैं। हालांकि फिर 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि हमारी तरफ से आई थी कि नेगोशिएशंस अभी चल रहे हैं और हो सकता है कि 25% टैरिफ तो हट ही जाए, जो शेष 25% है उसमें भी कुछ कटौती हो। तो ये कुछ झलकियां हैं जो बाद में हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते क्या क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा भटके, तो आज तो यहीं विराम लगाते हैं। आई थिंक बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको, और मुझे तो आया ही। अरब नेटो के बारे में बात हम करना चाह रहे थे, और ये भी कि इस तरह के जो पैक्ट होते हैं जिसमें 2 लोगों के झगड़े में तीसरा पड़ता है, वो कई बार फ़ायदे का सौदा भी होता है और कई बार नुकसान का भी। दुनिया ने नुकसान ज़्यादा देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे बुलाने पर आते हैं, समय निकालते हैं, और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। गालियाँ भी देते हैं थोड़ी सी लेकिन ज़्यादातर लोग आपकी डिमांड करते हैं कि उन्हें बुलाया जाए। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि जब आप अगली बार बैठेंगे हमारे साथ तो हम अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ट्रंप पर ये दबाव है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि इस 1 घंटे के पॉडकास्ट के बीच आपको समय मिला होगा और आपको ध्यान में रहा होगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आपने कर लिया होगा। नहीं किया हो तो ये जेंटल रिमाइंडर है कॉर्पोरेट की भाषा में, अब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स खुला है तारीफ़ों के लिए और आलोचनाओं के लिए, सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। इस गुरुवार फिर मिलेंगे पढ़ाकू नितिन के एक नए एपिसोड में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पर नहीं होता लेकिन किताबों पर होता है, किसी न किसी टॉपिक पर होता है। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं आरएसएस पर, क्योंकि इस साल आरएसएस को बने हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसके उतार चढ़ावों पर, उसकी मुश्किलों पर, उसकी उपलब्धियों पर, वो कितना बदला है, उसके सामने अब नई चुनौतियां क्या हैं। तो संघ पर काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, तकरीबन 100 मिनट की। तो 100 मिनट में आरएसएस के 100 साल ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। और आज धैर्य से सुना इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया।